हेलो एवरीवन, दिस है डिपी नेगी। वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रसार में स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है, सत्ता के नए केंद्र, उसका पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। एक बार उसको मैं दोबारा समझाता हूं, ठीक है? फिर हम लोग टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं कि पहला टॉपिक इसका जो है वो यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, कैसे यूरोपीय संघ बनकर आया, यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं, और यूरोपीय संघ को कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सत्ता का एक केंद्र बना रही है। ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? जो भी बच्चे इस चैनल पर नया हो बेटा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा पहुंचते हैं वीडियो की तरफ को। देखते हैं जरा सा कि भी आगे सत्ता के नए केंद्र चैप्टर का नाम जो है, इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि दो चीजें पढ़ेंगे, एक संगठन और एक राष्ट्र। संगठन जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूरोपीय संघ, एक आसियान, एक सार्क और एक ब्रिक्स। और राष्ट्र के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, इंडिया के बारे में, रशिया के बारे में, रूस के बारे में, चीन के बारे में, इजराइल के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में, और पढ़ने वाले लास्ट में जापान के बारे में। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन 10 टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं यूरोपीय संघ की तरफ। यूरोपीय संघ का गठन कैसे है वो समझते हैं एक बारी। यूरोपीय संघ की अगर मैं बात करूं तो 1992 में, कब? 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 1992 में 27 देशों ने इकट्ठा होकर के एक संधि पर हस्ताक्षर करा। उस संधि का नाम था मास्ट्रिक्ट संधि। क्या नाम था? मास्ट्रिक्ट संधि। मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ का गठन किया गया। कितने देशों ने मिलकर करा? 27 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया। अच्छा, गठन किस प्रकार से हुआ, इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। एक अमेरिका था, दूसरा क्या था बच्चे? सोवियत संघ था। भाई दोनों का उद्देश्य था हमें बनना है विश्व के अंदर नंबर 1। तो नंबर 1 बनने के लिए सबसे पहले अमेरिका ने क्या करा भैया? पश्चिमी यूरोप को अपना, यानी कि सबसे पहले इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर के यूरोप का विभाजन किया। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के पास गया और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के पास गया। पश्चिमी यूरोप को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई जिसका नाम था मार्शल योजना। क्या बनाई? मार्शल योजना बनाई अमेरिका ने, ठीक है? जिसका नाम मैंने बताया बच्चे, मार्शल योजना। मार्शल योजना जो था ये एक इकोनॉमिक प्लान था कि भैया जिससे कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके पश्चिमी यूरोप के देशों की, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई थी, पूरी खराब हो गई थी। तो उस इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, यानी इकोनॉमी को उनकी ठीक करने के लिए 1948 में एक संगठन बनाया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया 1948 में, जिसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है इसे मार्शल योजना क्यों कहते हैं भाई? तो मार्शल योजना इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे टी.एच. मार्शल। तो उनके द्वारा जब ये प्लान लाया गया तो इस प्लान का नाम रखा गया मार्शल प्लान, यानी कि मार्शल योजना। तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। जो देश इस हेल्प से आगे बढ़ गए पश्चिमी यूरोप के, उन लोगों ने अपने आप को इस संगठन से अलग कर दिया 1957 में, और नाम रखा उन्होंने अपना EEC, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया इन्होंने। कब बनाया? 1957 में। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेता हूं कि पहले दिन में क्लास लेने के लिए आया, क्लास में मान लेते हैं हम लोग भैया 5, 10, 20 बच्चे, मान लेते 5 बच्चे मान लेता हूं। क्लास में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 को समझ में आ गया, 2 को समझ में नहीं आया, मैं क्लास लेके चले गया। नेक्स्ट डे मैं फिर क्लास लेने आया, 2 बच्चों को समझ में नहीं आया था, उन्होंने बोला सर दोबारा पढ़ा दो, एक बार रिपीट कर दो। मैंने दोबारा पढ़ा दिया, और जो 3 बच्चे थे ना जिन्हें समझ में आ चुका था, उन्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जब उन्हें और अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो भाई मैं क्लास लेके चले गया। इन 2 बच्चों को फिर समझ में नहीं आया। अच्छा, क्लास में समझ में आ जा रहा, बाद में क्या बोल रहे, बाद में जब दोबारा क्लास में आ रहे, सर हम भूल गए। तो अब मैंने देखा कि यार अगर ऐसा चलता रहा तो जो 3 बच्चे इनका लॉस हो जाएगा।
मैंने दोनों बैच अलग अलग कर दिए, 3 बच्चों का अलग, 2 बच्चों का अलग। 1 महीने बाद देखा जो 3 बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और जो 2 बच्चे थे वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अगर सोचो दोनों अगर एक साथ होते कौन चैप्टर पढ़ते? चैप्टर नंबर 3 पढ़ते। इनके अकॉर्डिंग 2 बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता, इन 3 बच्चों का लॉस हो जाता, तो लॉस झेला नहीं इन्होंने, तो क्या हुआ भाई, वो 3 बच्चे ने अपने आप को अलग कर लिया। तो ऐसे ही क्या हुआ कि भाई जो लोग इस आर्थिक मदद से आगे बढ़ गए, पश्चिमी यूरोप के देश, मार्शल योजना के तहत जो संगठन बनाया गया था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, इस आर्थिक मदद से जो देश पश्चिम यूरोप के आगे बढ़ गए उन लोगों ने अपने आप को 1957 में नाम दिया यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। समझा बच्चे? ओके, ठीक है, यानी कि भी 2 संगठन समझ आ गए में। अब आते हैं हम सोवियत संघ की तरफ। सीतू चल रहा था, इसमें भी कुछ ना कुछ करना था भैया, ये अपना अपना कर रहा था, वार्सा पैक्ट बनाया था, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक थेरेपी आई, शॉक थेरेपी। मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। शॉक थेरेपी में क्या हुआ था, याद करो, शॉक थेरेपी की मांग पढ़ाई थी मैंने कि भाई शॉक थेरेपी में क्या हुआ था, जो साम्यवाद है वो किसमें परिवर्तित हो गया था, पूंजीवाद में। तो भैया जो पूर्वी यूरोप है वो साम्यवादी था, अभी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पूंजीवाद में। तो किसके अंडर में आ गया, अमेरिका के अंडर में। यानी सिंपल सी बात समझो कि अब यूरोप का विभाजन नहीं है, अब पूरा यूरोप एक ही हो गया। तो पूरे यूरोप ने एकत्रित होकर के एक संगठन बनाया 1992 में पूरे यूरोप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जिसको बोला गया यूरोपीय संघ। समझा बच्चे, क्या बोला गया उसे, यूरोपीय संघ बोला गया। और 27 देशों ने मिलकर के संधि पर हस्ताक्षर किया, और जिस संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ का गठन किया गया, उस ट्रीटी का, उस संधि का नाम था मास्ट्रिक्ट। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी यानी कि मास्ट्रिक्ट संधि, यहां पे लिखा हुआ बच्चे। यूरोपीय संघ की अगर हम आगे बढ़े उद्देश्य की बात करें, तो यूरोपीय संघ का उद्देश्य था एक समान विदेश नीति, यानी कि जितने भी सदस्य देश है उनकी विदेश नीति एक समान होनी चाहिए, व सुरक्षा नीति, और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, यानी कि किसी भी देश में कोई समस्या हो सब मिलकर समाधान करें उसका। भाई एक समान मुद्रा का चलन, आपको पता ही है समान मुद्रा कौन सी है, यूरो मुद्रा, ठीक है, इसका उन्होंने निर्माण भी किया, बताऊंगा विशेषता के अंदर उसे। एक समान मुद्रा का चलन किया जाए सभी देशों के बीच। निर्धन एवं संपन्न, निर्धन मतलब गरीब और संपन्न देशों यानी कि विकसित देशों के बीच जो खाई है वो कम कर सकना, ठीक है। तो ये तो कहते हैं उद्देश्य तो खैर इसके बहुत सारे थे, ठीक है, जैसे कि कृषि को लेकर के, उद्योग को लेकर के, भाई जितने भी देश हैं उन जितने भी सदस्य देश हैं वो कभी भी एक दूसरे के देश में आए जाए तो किसी प्रकार की बिना रोक टोक के जा सके, वीजा को लेकर के कोई भी परेशानी ना हो किसी को, कृषि प्रणाली को लेकर के, उद्योग धंधों को लेकर विकास करना, यानी कि जितने भी देश हैं इन सब देशों का कृषि विकास, कृषि का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, आने जाने में कोई रोक टोक ना हो, ये सब इसके उद्देश्य थे। 4 उद्देश्य लिखे यूरोपीय संघ के, क्या पढ़े हम लोगों ने, ये यहाँ पे मैंने कहा 4 उद्देश्य लिखे हैं, ठीक है ना। वैसे उद्देश्य बहुत सारे थे। यूरोपीय संघ की विशेषता की बात करें अगर, तो यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है, यूरोपीय संघ की पहली विशेषता है कि उसकी अपनी एक मुद्रा है, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे, यूरो मुद्रा। क्या नाम है इसका, यूरो मुद्रा। इसका अपना झंडा है, दान है, स्थापना दिवस है। झंडा आपको पता ही है क्या है भाई, इसका झंडा है जिसमें 12 सोने के सितारे हैं, ठीक है, जो कि क्या है उसकी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ध्यान रखें इस बात को, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं जो कि उसकी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि झंडे में 12 सितारे किस चीज को, मतलब 12 सितारे क्यों लगाए गए भाई वहां पर 27 देशों ने मिलकर बनाए ऐसे, या 27 सितारे लगाते भैया, है ना भाई। 12 ही सितारे क्यों चुने, ठीक है, ध्यान समझना इस बात को कि 12 सितारे क्यों चुने, क्योंकि यूरोप के अंदर 12 जो है लकी नंबर माना जाता है, इसलिए क्या रखा उन लोगों ने, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का यानी कि 12 सोने के सितारे बनाए, जिसको एकता और मेल मिलाप का प्रतीक कहा गया। यूरोपीय संघ का एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने में लगा हुआ, यानी कहने का मतलब है उसकी विशेषता और क्या है कि यूरोपीय संघ क्या है, एक बहुत बड़े राष्ट्र राज्य की तरह आगे बढ़कर के कार्य कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें देखते हैं इसकी कि यूरोपीय संघ की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे ताकतवर बना रही है। पहली चीज समझे, 2005 में जब आंकड़ा निकला, जब इंडेक्स निकला तो उसमें लिखा गया कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी यूरोपीय संघ, यानी कि यहां तक कि इसने अमेरिका का जो जीडीपी है उसको ही पछाड़ दिया, यानी कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद किसका था, यूरोपीय संघ का था सन 2005 में। यूरो मुद्रा जो है वो अमेरिकी डॉलर से प्रभावी हो रही है,
ठीक है। अमेरिकी डॉलर का जो प्रभुत्व है, जो उसका वर्चस्व है, जो उसने वर्चस्व अपना बनाया हुआ था, वो कम होता जा रहा है किसके मुकाबले? यूरो पे, यानी कि यूरो मुद्रा के बाद, यानी कि अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनता जा रहा है यूरो मुद्रा। दूसरा ताकतवर इसका। तीसरी चीज और क्या बनाती है? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, उस विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। वाह भाई वाह, ठीक है। कितनी है? 3 गुना ज्यादा है अमेरिका से इसकी। नेक्स्ट, इसका एक सदस्य देश फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। क्या है भैया? वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और वह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। आगे हम देखेंगे यूरोपीय संघ की कमजोरी और सीमाओं के बारे में। अगर मैं देखो यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमजोरी समझ लो पहले तो क्या है कि भाई यूरोपीय संघ के सदस्य देश जो है, जिन्होंने बोला था कि हम जो भी विदेश नीति बनाएंगे एक समान विदेश नीति बनाएंगे। अच्छा, हम सब मिलकर के एक दूसरे की विदेश नीति को सम्मान भी करेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा दिखाई दिया कि इनकी विदेश नीतियां जो हैं अलग अलग होती हुई दिखाई दी। ठीक है, जैसे कि इसके सदस्य देशों ने अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति बनाई थी जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हुई दिखाई दी, जैसे कि इराक पर हमले के मामले पे हुआ था। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने से मना कर दिया गया भैया। ठीक है, नाराजगी जताई गई, जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन। शुरुआती दौर में ही डेनमार्क और स्वीडन ने जो ये साझी मुद्रा थी यूरो मुद्रा, उसको मानने से मना कर दिया, यूरो करेंसी को मानने से उसने मना कर दिया। और उसने जब मास्टर संधि पे साइन किए उसी समय वो मना कर चुका था कि भाई मैं यूरो मुद्रा को नहीं मानूंगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपने आप को अलग होने का निर्णय लिया उसने, और सन 2020 तक संपूर्ण तरीके से वो बाहर भी निकल गया, जिसे बोला गया ब्रेक्सिट। क्या बोला गया? जिसे ब्रेक्सिट बोला गया। आई होप कि मेरे बच्चे आपको यूरोपीय संघ टॉपिक पूरा समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस साइड रिपी नेगी, वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आसन के बारे में, चैप्टर को जो है हम लोग आगे लेके चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे बच्चे हम लोग पहुंचते हैं आसन की तरफ को। अगर मैं देखूं आसन के बारे में, तो आसन क्या है? आसन मैंने बताया आप लोगों को एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन इसके फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ इसकी फुल फॉर्म है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको पूर्ण रूप से लिखिए तो आपको ये फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। अच्छा, ये बना कैसे? एक बार देखते हैं इसे। अगस्त 1967 में जो दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश थे, इन 5 देशों ने मिलकर के एक पत्र पे साइन किया, जिस पत्र का नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। जैसे कि मैंने बताया था, यूरोपीय संघ का गठन मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया। अच्छा, जिस किसी ने भी इससे पहले की यूरोपीय संघ की वीडियो देखी है, भाई जाए चैनल पे, क्लिक करे प्लेलिस्ट में, चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर हम लोग ये सारी जो चैप्टर 2 की वीडियो सब डालते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा जाए, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जो ये बैंकॉक घोषणा पत्र है, बैंकॉक घोषणा पत्र पे इस क्षेत्र के 5 देशों ने मिलकर के आसन का गठन किया। वो 5 देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान समझ ले। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 देशों को आसियान का संस्थापक देश कहा गया। ठीक है, इन 5 देशों ने मिलकर के अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान का गठन किया। इसके बाद इसके अंदर 5 देश और ऐड हो गए। जो 5 देश और ऐड हुए वो थे, जो 5 देश से वो थे ब्रुनेई दारुसलाम, यानी कि ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। बाद में ये 5 देश आसियान में शामिल हुए और आसियान के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई। ठीक है, तो जो ये आसियान के जो बनाया गया, तो आसियान को बनाते समय आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जितने भी सदस्य देश हैं उनके आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, सबका सामाजिक और आर्थिक विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों विकास हो। तीसरा, इन सभी देशों के बीच में साझा बाजार स्थापित करना।
सदस्य देशों के बीच में क्या करना, साझा बाजार स्थापित करना, जिसके लिए इन लोगों ने अपने 3 समुदाय बनाए। 3 समुदाय क्या थे इनका, पहला समुदाय आर्थिक समुदाय, दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, तीसरा सुरक्षा समुदाय। आर्थिक समुदाय का काम था आसियान देशों को साझा बाजार, यानी कि आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन आधार तैयार करना, यानी कि कहने का सिंपल सा समझ लो, इसके अंदर क्या था, इसका एक उद्देश्य ये था कि भाई हम लोग कम आमदनी वाले मजदूर, यानी कि हम लोग सस्ते मजदूरों को उत्पन्न करें। जब सस्ते मजदूर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सब चीजें ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएंगी। तो इनका ये था कि सस्ते मजदूरों को अपने देशों के अंदर सर्कुलेट करना। आर्थिक समुदाय के अंदर था, यानी कि साझा बाजार तैयार करना, उत्पादन आधार तैयार करना, मैन्युफैक्चरिंग तैयार करना और सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। दूसरा उद्देश्य था देशों के बीच, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य था कि देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत से बात की जाए। यानी कि इनका सिंपल सा उद्देश्य था, अगर किसी भी एक देश में कोई युद्ध होता है तो युद्ध का बदला युद्ध नहीं होगा भाई, युद्ध का समाधान होगा बातचीत। ठीक है। तीसरा सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय का काम था क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर क्या करना भी आधारित, यानी कि जो भी कोई टकराव होगा उसे हम सैनिक लेवल तक लेकर नहीं जाएंगे। सिंपल से उद्देश्य समझ लो क्या था, सिंपल था भैया आर्थिक 3 समुदाय बनाए गए। तो आर्थिक समुदाय का काम था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, उत्पादन आधार तैयार करना, साझा बाजार तैयार करना। सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय जो था उसका उद्देश्य था कि हम लोग जो भी कोई समस्या हो उसका समाधान बातचीत से करें। तीसरा जो सुरक्षा समुदाय था उसका काम था कि क्षेत्रीय, यानी जितने भी हमारे क्षेत्र के अंदर देश है, यानी कि जो भी हमारे सदस्य देश है उनके साथ क्या होना चाहिए, अगर कोई लड़ाई हो रही है या फिर किसी भी देश से लड़ाई हो रही है किसी भी देश की, तो हम लोग क्या करें, सैनिक टकराव की जगह बातचीत से उस समस्या का हल करने की कोशिश करें। आगे हम लोग देखें तो आ गया आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्र मंच को लेकर अगर मैं देखूं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आसियान क्षेत्र मंच को लेकर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या लिखना है, एक बार देख लें जरा स्क्रीन पे, मतलब आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर यहाँ पर ये कि 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की गई। अच्छा, इसे क्यों बनाया गया वो समझते हैं। इसका उद्देश्य था कि जितने भी सदस्य देश हैं उनकी सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बना रहे, उसके लिए आसियान क्षेत्रीय मंच का गठन किया गया। अच्छा, अगर हम आगे देखें और तो एक क्वेश्चन आएगा आसियान की प्रासंगिकता को लेकर अगर आता है तो आसियान की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब होता है महत्वपूर्ण था, कि भाई आज के समय पे आसियान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वैसे तो आसियान की महत्वपूर्णता के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 कारण लिखे हुए हैं, क्योंकि आपने 6 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट लिखोगे बहुत इनफ है। तो पहला अगर हम देखिए आसियान की प्रासंगिकता यानी कि उसकी महत्वपूर्णता का पहला कारण देखें तो पहला कारण है उसका आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। यानी कि जो इसका मतलब यह है कि जो भारत और चीन है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं आसियान की तरफ को, कि आसियान के देशों से ट्रेड करने लिए, क्योंकि उनका जो श्रम है, जो उनका निवेश है, उनकी सेवाएं हैं वो बहुत ही सस्ते दरों पर मिलती है। दूसरा, यानी कि उन्होंने आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। तीसरा, अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। चौथा, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। आसियान ने कंबोडिया के जो कंबोडिया में टकराव हुआ था उसको भी संभाला। और सन 2009 की अगर बात करें तो सन 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया और 1 जनवरी 2010 से इसे लागू किया। आई होप कि मेरे बच्चे आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए ओके बाय, जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज डीपी, वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्क के बारे में। सार्क को एक बार देखिए भाई कि सार्क जो क्वेश्चन है सार्क का कई बार 1 मार्क्स का आया था फुल फॉर्म लिखने को। तो साइंस में देखेंगे सार्क का महत्व क्या है भारत के लिए और सार्क के उद्देश्य क्या है। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा हम लोग देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क की अगर मैं बात करूं तो सार्क का फुल नेम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बनाया गया 1985 में। कब बनाया गया इसे? 1985 में इसका गठन किया गया और 7 देशों ने मिलकर के, कितने देशों ने मिलकर के? 7 देशों ने मिलकर के ढाका के अंदर एक चार्टर मतलब होता है नियम, चार्टर मतलब होता है नियम, यानी कि जो सार्क के नियम थे उस पर हस्ताक्षर किए 7 देशों ने और इन 7 देशों को संस्थापक देश किया गया।
और इस 7 संस्थापक देश कौन से, एक बार समझते हैं, एक बार देखते हैं आगे यहाँ पर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये 7 देश क्या है, सार्क के संस्थापक देश है। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। सार्क के उद्देश्य की अगर बात करें तो सार्क के वैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, मैंने सिर्फ 3 उद्देश्य लिखे हैं इसके अंदर यहाँ पर अभी, ठीक है। सार्क का पहला उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उनका कल्याण करना, यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर जो ये 7 देश है, इन 7 देशों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, वहां के लोगों को यानी कि सम्मान से जीना, यानी कहने का मतलब है उन लोगों का लाइफस्टाइल तेजी से आगे बढ़े, उनका कल्याण हो, इसके लिए काम करना है पहला। दूसरा काम करना है दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बनी रहे और उनको और वो मजबूत रहे। तीसरा, साझा हितों के मामले में, जो साझे हित होते हैं उनके मामले पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना। यानी सिंपल सी बात है, पहली बात दक्षिण एशिया के देशों के जो भी दक्षिण एशिया के मेंबर्स हैं, जो 7 देश है, इन देशों के लोगों का कल्याण करना, उनके बीच में आपस में विश्वास पैदा करना, विश्वास को और मजबूत करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी हम लोग जाए तो आपस में दूसरों को सहयोग करें, ऐसी आशा लेकर के सार्क को बनाया गया, ठीक है। सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क की सीमाएं क्या है, सार्क की सीमाएं, सार्क अपने सदस्य राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण धीमी गति से बढ़ रहे हैं। सार्क की जो 7 देश है आपस में क्या कर रहे हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है। अगर आप सबसे पहले बात करें तो भारत पाकिस्तान के अंदर एक मुद्दा है कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दे को लेकर के अगर आप देखोगे तो आपस में ये लोग क्या करते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं भाई, ठीक है। भारत और पाकिस्तान जो सार्क के बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, जब यही आपस में ठीक नहीं रहते तो बाकी क्या और देश साथ में रहते सही से, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग देखिए सीमा इसके अंदर ये है, राजनीतिक मतभेदों के कारण क्या करना, बहुत धीमी गति दिखाएगी। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और लड़ाइयों के कारण जो कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर मुद्दे के कारण जो भाई कश्मीर मुद्दे के कारण क्या हो रहा है, आपस में इनमें क्या होता है भैया, सार्क के जितने भी समिट होते हैं उनमें इनकी बन नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये 2 देश आपस में साथ ही एक दूसरे का, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, सार्क के 2 देश एक साइड हो जाएंगे, यानी कि वो जब वो सहयोग करेंगे ही नहीं तो सार्क आगे चल नहीं पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो और जो सार्क के जो देश है, जितने मेंबर्स उसके पड़ोसी देश हैं, उन सबको ये लगता है कहीं सार्क की वजह, यानी कहीं ऐसा ना हो कि भारत हम सब पर क्या कर ले, हम सब पर अपनी मोनोपोली दिखाए, अपना डोमिनेंस दिखाए, अपना एक अधिकार दिखाए, कहीं वो एक सुपर पावर ना बन जाए, ये भी समस्या है उनके लिए। भारत के पड़ोसी में आपको लिखा हुआ मैंने, भारत के पड़ोसियों को डर था कि भारत राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रभावित कर उन पर हावी होने का इरादा रखता है, ठीक है। तो ये क्या थी, इनकी 3 सीमाएं थी और एक सार्क के उद्देश्य थे। आगे देखते हैं हम लोग भारत के लिए सार्क कैसे महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सार्क के महत्व की अगर बात करें तो भारत के लिए सार्क का महत्व क्या है, एक बार देखिए, इसके 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। पहला है आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या है, ध्यान समझिए, भारत की पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था है उसको दक्षिण पूर्व से जुड़ने का मौका प्राप्त हुआ है, ठीक है। जिसने क्या करा है, उसको अधिक आर्थिक एकीकरण की तरफ लेके गया और अधिक समृद्धि, यानी कि बहुत अधिक समृद्धि की तरफ लेकर जा रहा है। दूसरा है भू राजनीतिक महत्व। भू राजनीतिक महत्व में क्या बोला गया है, यह विकास प्रक्रिया, यानी कि जो विकास प्रक्रिया है इस आर्थिक सहयोग ने क्या करा है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, इन चारों को क्या कर दिया है, भारत के साथ जोड़ दिया है, जिससे क्या हो सकता है कि चीन का मुकाबला करने में भारत को आसानी हो सकती है। तीसरा है क्षेत्रीय स्थिरता। क्षेत्रीय स्थिरता में क्या है, सार्क क्षेत्र के भीतर आपसी विश्वास और शांति के निर्माण में मदद कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो आपसी विश्वास और शांति के बीच में क्या बनाए रखेगा, ये मदद करने का निर्माण करेगा। वैश्विक नेतृत्व भूमिका, भारत की जो ग्लोबल जो एक भूमिका निकल रही है, जो रोल निकल रहा है ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के, वो क्या निकल रहा है, वैश्विक नेतृत्व भूमिका क्या हो रही है, भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठाकर इस क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि सार्क जब अंतरराष्ट्रीय इतने मंच होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी जाते हैं तो भारत सार्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या होता है, भारत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व जिम्मेदारी उठा रहा है, जो क्या करता है, एक एक करके भारत को संपूर्ण बनाएगा, जिससे कि भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका क्या होती रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये तो हमने बड़ा सार्क के बारे में एक चीज बताना भूल गए, एक बार समझ रहे उसे।
देखो सार्क के अंदर अगर हम लोग देखें तो सार्क के अंदर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर अफगानिस्तान शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया इसके अंदर? अफगानिस्तान शामिल हो गया। और जैसे इसके अंदर अफगानिस्तान शामिल हो गया तो ध्यान रखिए इसके देशों के नाम याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, एक तरीका समझ रहे इसका बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। इसके देशों के नाम जो है, देशों के नाम याद रखने का एक तरीका समझ रहे हैं इसका, कि वे देशों का नाम याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भाई किसी को सार्क के देशों के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो भाई हम लोग याद कैसे करें, एक बार ध्यान दे सकते हैं बच्चे। इसका सिस्टम शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल, अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस, ठीक है। इसे अपनी एमबीबीएस में कैसे लिखोगे? ए से आ जाएगा आपका अफगानिस्तान, आपका पी से आ जाएगा पाकिस्तान, एन से आ जाएगा आपका नेपाल, आई से आ जाएगा आपका इंडिया यानी कि भारत, एन से आ जाएगा आपका मालदीव, भाई फिर बी से आ जाएगा आपका बांग्लादेश, फिर आपका बी से आ जाएगा मेरे बच्चों भूटान, फिर आपका वही एस से आ जाएगा श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो है इसके 8 देशों में, पहले मैंने बताया इसको बनाया कितने देशों में था, इन 7 देशों में मिलकर के इसका गठन किया। बाद में इसके अंदर क्या हुआ, 2005 के बाद से अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया। तो ध्यान रखिए भाई आज के टाइम पर सार्क के 8 देशों से 8वें देश कौन शामिल हुआ, इसके अंदर अफगानिस्तान शामिल हुआ। तो एट प्रेजेंट आपको अगर याद रखना है कि भाई सदस्य देशों के नाम के याद करने के शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लो, शॉर्ट ट्रिक है अपनी एमबीबीएस, ठीक है, जिससे कि दक्षिण एशिया के देशों के आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। अपनी एमबीबीएस मतलब ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एन से मालदीव, बी से भूटान, फिर बी से बांग्लादेश, फिर एस से श्रीलंका। आई होप कि मेरे बच्चे आपको टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय, जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस इज डीपी नेगी, वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में देखें तो ब्रिक्स क्या 5 देशों का मिला हुआ संगठन है। ये 5 देशों को मिला हुआ एक आर्थिक संगठन है, 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। कौन कौन से देश है वही समझते हैं। यहाँ पर देखें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का एक संक्षिप्त नाम है ब्रिक्स। सबसे पहले ध्यान रखिए जो ब्रिक्स शब्द है कि ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक था, यानी कि इसके अंदर साउथ अफ्रीका यानी कि एस इसके अंदर ऐड नहीं था। एस इसके अंदर बाद में साउथ अफ्रीका इसके अंदर सन 2009 में इसके पहले सम्मेलन में ऐड हुआ। जब ये बना तो सन 2001 में, सन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जो अध्यक्ष थे जिम ओ'नील, उनके द्वारा इस नाम का गठन किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि भाई विश्व की उभरती हुई ताकत अगर एक साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा भैया, जो अमेरिका का वर्चस्व है इसको लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने भी देखा और सन 2006 में ब्रिक की स्थापना की गई। किसके अंदर? रूस के अंदर। कहां पे की गई? रूस के अंदर की गई। और सन 2009 में अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया, जिससे कि ब्रिक कन्वर्ट हो गया ब्रिक्स में, यानी कि ब्रिक क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। कब से बना? सन 2009 से बना। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या थे? ब्रिक्स का उद्देश्य थे व्यापार, यानी कि सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति को डेवलप करना, उनका कल्याण, उनका विकास हो, उनके लोगों का आर्थिक विकास हो, ठीक है। देखो पहला देखते हैं ब्रिक देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाया जाता था, बाजार तक पहुंच के अवसर को बढ़ाया जाता था। ब्रिक प्रत्येक सदस्य देश के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखता था कि भाई जिससे कि सबका विकास हो और उनके जो विकास की यानी कि उनका विकास दिखना चाहिए पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। इस चीज को लेकर के ब्रिक्स का गठन किया गया। ब्रिक्स एक प्रकार का एक आर्थिक संगठन था, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। ब्रिक्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है एक बार समझ रहे हैं। भारत के परामर्श और सहयोग के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दे, वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार जैसे मुद्दे, ठीक है। इन सब मुद्दों के यानी कि जो भी जैसे मुद्दे थे, जो ये वैश्विक मुद्दे थे, इनके माध्यम से ब्रिक्स सामूहिक ताकत से लाभान्वित कर सकता है इसको, भारत को। यानी कि भारत सहयोग और परामर्श के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे, इन सब मुद्दों के लिए भी ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। किसके लिए? भारत के लिए, ठीक है। भारत अगर ब्रिक्स का हम लोग सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन रूस के अंदर हुआ सन 2020 में, 13वां सम्मेलन भारत में हुआ सन 2021 में। नरेंद्र मोदी ने जो है इसका क्या करा था, देखे, यानी कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या हुआ था भाई, 13वां सम्मेलन किया गया। और ये 12वां हुआ था रूस वाला, ये व्लादिमीर पुतिन के। 14वां सम्मेलन चीन में हुआ सन 2022 में और 15वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका में।
एक बार ध्यान समझिए, सिंपल सी बात है, ब्रिक्स के जो सम्मेलन होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं, जैसे BRICS लिखा हुआ नहीं है, BRICS। तो पहले कहां होगा भैया? पहले ब्राजील में, फिर रूस में, फिर इंडिया में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में। देन फिर उसके बाद दोबारा वही चैन घूमेगी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे क्या होती है, चैन घूमती रहती है इसकी। जैसे कि आप देखिए 12वां सम्मेलन रूस में हुआ, फिर इंडिया में हुआ, फिर चीन में, फिर साउथ अफ्रीका के बाद फिर 16वां वहां पे ब्राजील में, 17वां वहां पे रशिया में, 18वां वहां पे इंडिया में, 19वां वहां पे चाइना में और 20वां वहां पे साउथ अफ्रीका में। लेकिन ऐसे क्या होती है कि इसकी चैन घूमती रहेगी, एक एक करके क्या होती है, अल्फाबेटिकल तरीके से इनके सम्मेलन को किया जाता है। ठीक है, जैसे BRICS। आई होप कि मेरे बच्चे आपको टॉपिक समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाद जय हिंद। हेलो एवरीवन, दिस साइड एपी नेगी, वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक आगे का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले राष्ट्र के बारे में, जिसमें हम लोग नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग 4 राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे भारत के बारे में, एक पढ़ेंगे रूस के बारे में, एक पढ़ेंगे चीन के बारे में, एक पढ़ेंगे इजराइल के बारे में। ये 4 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इन चारों देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो भी बेटा चैनल पर नया हो, सबसे पहले चैनल को बेटा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो दबा दे, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। आज हम जो भारत के बारे में पढ़ेंगे, पहले भारत का आर्थिक मॉडल देखते हैं। अच्छा, भारत का आर्थिक मॉडल देखने से पहले बताऊंगा थोड़ा सा भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। आपको पता ही है, जनसंख्या के स्थान पर अगर हम देखें, जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें, जनसंख्या के लिहाज से अगर हम देखें, तो भारत विश्व का पहला देश बन चुका है, यानी कि प्रथम स्थान पर आ चुके हैं हम, चाइना से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर जो सरकार है, यानी कि जो भारत सरकार है, जो आज के टाइम पर सरकार है, वो एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार है। उनके द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम लोग भाई 2024-25 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके चलेंगे। यानी कि उनका लक्ष्य उन्होंने ये स्थापित किया है कि 2024-25 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन तक का। ठीक है, इससे क्या हो सके कि बाजार की दुनिया में हम लोग एक बहुत बड़े रूप में निकलकर सामने आए। ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे काम किए सरकार के द्वारा। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप देखोगे तो भाई सबसे ज्यादा अगर काम देखोगे तो काम क्या करे गए, अगर हम लोग काम देखें तो आज के टाइम पर जो काम किए गए हैं वो काम किया गया है सरकार के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा, कि भाई मेक इन इंडिया प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया है, मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये क्यों होने वाली है? क्योंकि इसके अंदर अभी तक अगर आप देखोगे कि जो हमारे देश की जनसंख्या है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ जनसंख्या जो है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो हम सबके सब सर्विस सेक्टर में थे। हमसे यानी कि हम लोग क्या बने हुए थे, सिर्फ हम लोग दूसरे के माल को यूज कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो कंपनी जिस देश की है डेवलप तो उसका होगा ना भाई। जैसे कि मान लो सैमसंग हो गया, ठीक है, आप देखो भाई आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, उन विदेशी कंपनियों को डेवलप कर रहे हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम लोग मैन्युफैक्चरर बनेंगे। भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि मेक इन इंडिया प्रोसेस को लेकर आए नरेंद्र मोदी सरकार। ठीक है, जिन्होंने बोला कि हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग अब मैन्युफैक्चरर बनेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्कूलों के अंदर प्रोग्राम चलाया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, चलाया जा रहा है। आप देखोगे हर स्कूल के अंदर सरकार के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर को लेकर के पैसे दिए जा रहे हैं। कहीं पे मतलब सरकार कहीं ना कहीं छोटा अमाउंट दे रही है, जिससे क्या हो सके कि बच्चे मतलब बिजनेस की तरफ ज्यादा मूव करें, एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इससे फायदा क्या होने वाला है, हमें वो समझना है कि भारत सरकार जो स्टेप ले रही है, इससे पूरे देश को क्या फायदा मिलने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोसेस जो है एक मैन्युफैक्चरर प्रोसेस, यानी कि हम चाहते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरर बने। जिससे क्या होगा कि हमारे देश के लोग ही सामान बनाएंगे और हमारे देश के लोग ही सामान का यूज करेंगे। जिससे क्या होगा, बिजनेसमैन जो होगा वो कहां का डेवलप होगा, इंडिया का डेवलप होगा भैया। कंपनी कहां की डेवलप होगी, इंडिया की डेवलप होगी भैया। ठीक है, भारत की डेवलप होगी। जब भारत की कंपनी डेवलप होगी तो फायदा किसको मिलने वाला है भैया, भारत को फायदा मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो भाई मेक इन इंडिया प्रोसेस से क्या होने वाला है कि मैंने बताया आप लोगों को कि भारत सरकार यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को सबका ही क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने आसपास की चीजों को डेवलप करें। यानी कि वोकल फॉर लोकल उन्होंने एक स्लोगन निकाला था कि हम लोगों को बोलना चाहिए भाई अपने आसपास के लोगों को डेवलप करें, जिससे क्या हो सके कोविड के समय पे जो उन लोगों
उनका पैसा रुक गया, उनका जो व्यापार थम गया, जो वो लोग पैसा नहीं कमा पाए, उनके ऊपर जो कर्ज आ गई है, भाई उन्होंने बोला हम लोग सामान यूज तो कर ही रहे हैं ना, तो क्यों ना हम लोग अपने लोकल जो सेल्स वाली लोकल जो दुकानें हैं उनको डेवलप करें, उनसे सामान खरीदें, जिससे क्या होगा, एक तो हमें तो सामान मिल ही रहा है, हमने सामान तो खरीद रही है, लेकिन इससे फायदा किसको हो जाएगा, जो हम फायदा विदेशी कंपनी को देने वाले हैं उसको देते हुए हम लोग अपने लोगों को डेवलप करेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोसेस अगर सही तरीके चलता रहा तो होपफुली हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और जब हम लोग एक बार मैन्युफैक्चर बन जाएंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब चीजें देश के अंदर ही बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 पैसे कम में मिलेगी। ठीक है, तो क्या बताया बच्चे ने यहाँ पर, ये सभी परिवर्तन भारत को वर्तमान विश्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोसेस को लेकर के आए। ठीक है, सेना को देखो, भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है। ठीक है, हमारी सेना बहुत सही चल रही है सर पे, यानी कि हमने विदेशों से सामान, यानी कि सेना के जो सेना पर व्यय, यानी कि सेना के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी प्रोग्राम को लाया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई अब क्या है कि हम लोग अपने ही देश के अंदर क्या बना है, स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी, यानी कि अपने खुद के परमाणु बना करके हम लोग अपनी चीजों पर ही निर्भर है। ठीक है, तो सेना क्या हो गया, यानी कि भारत की सेना स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ आत्मनिर्भर है। मेक इन इंडिया प्रोसेस के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन लाया जा रहा है। ठीक है, ये सब परिवर्तन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है भारत हो गया है, भारत के बाद हम लोग आगे देखते हैं बच्चे रशिया के बारे में, रूस के बारे में। अगर हम रूस की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन से पहले अगर हम देखें तो रूस किसका हिस्सा था भाई, सोवियत संघ का हिस्सा था। ऑब्वियसली बात सभी को पता है, मैंने बताया था सोवियत संघ जो 15 भागों में विभाजित हुआ तो उसका एक हिस्सा रूस भी था, और रूस को सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर था, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ था, ठीक है, उसके उत्तराधिकारी के रूप में उभरा है। कौन उभरा है, रूस उभरा है। कौन उभरा है भैया, रूस उभरा है। ठीक है, और रूस वैश्विक दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, खनिजों और गैसों का विशाल भंडार इसके पास है। इसके अलावा रूस एक परमाणु राज्य है, जिसमें यानी कि वो भाई बहुत बड़ा उसके पास यानी कि क्या है, हथियारों का एक भंडार है इसकी वजह से। और दूसरी बात, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो सीट P5 मतलब होता है परमानेंट 5, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यता जो सोवियत संघ के पास थी वो किसको दी गई, जब उत्तराधिकारी रूस बना तो रूस एक P5 का मेंबर बनकर सामने आया, यानी कि सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी कौन बना, रूस बना, जिसे क्या बोला गया भैया, P5 का मेंबर हो गया। इसके अलावा आगे अगर हम लोग देखें तो रूस की, अगर हम लोग आर्थिक मॉडल को देखें तो रूस का जो आर्थिक मॉडल है वो भी बहुत अच्छा है। क्यों है भाई, क्योंकि रूस एक आत्मनिर्भर देश है। आत्मनिर्भर देश का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आप लोगों को कि प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैसों के लिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए, ठीक है, वो अपने ऊपर ही निर्भर है, उसके पास खुद की चीजें बहुत सारी है। दूसरी बात, रूस का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद अगर देखें हम लोग तो इस समय कौन से स्थान पर है, वो 11वें स्थान पर दिखाई दिया है अपने सकल घरेलू उत्पाद के मामले में। ठीक है, अच्छा रूस हमें समझ में आ गया। अच्छा रूस के बाद अगर हम लोग आगे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूस के बाद हम लोग इजराइल के बारे में। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो इजराइल क्या बना, 1948 में इजराइल एक देश बनकर सामने आया, यानी कि जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन से कटके एक देश बना। कौन सा देश, इजराइल बना। इजराइल के बनने से अगर देखें तो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में एक लड़ाई का सा माहौल बना हुआ है ना। फिलिस्तीनियों को लगता है कि हमारी जगह को हड़प लिया है किसने, इजराइल ने। वो हर बार लड़ाई करते हैं क्या लेने के लिए, अपनी जगह को छीनने के लिए। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चला हुआ है, जिसको समाप्त करने के लिए कई बार मध्यस्थता यूएसए ने अपना ली, कई बार मध्यस्थता किसने, यूएनओ ने अपना ली, लेकिन सब क्या हो चुका है, विफल हो चुका है। अगर हम हाल ही में देखें तो अभी चाइना भी मध्यस्थता निभा रहा है, यानी कि चाइना ने देखा होगा आप लोगों ने, ईरान और सऊदी अरब का जो मामला था बहुत बखूबी तरीके से उसने मध्यस्थता करके उसे, यानी कि जो बहुत पुरानी लड़ाई थी उसे शांत करवा दिया। अब इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों की लड़ाई जो बहुत पुरानी चल रही है, इसको शांत कराने के लिए चाइना लगा हुआ है, चीन मध्यस्थता निभा रहा है। मान लो अगर चीन ऐसा कर देता है तो सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी कि
यूरोप के अंदर यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चीन जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई देगा। जो काम अमेरिका करने में विफल हो गया, उस काम को करने में चाइना अगर सफल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है राजनीतिक अगर आप देखोगे तो स्थिरता बनाई जाएगी। यानी कि आप देखो यहाँ पर राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें दोस्तों तो चीन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर मान लो इन द केस अगर ऐसा कर देता, करने में सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका दबाव, बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वर्ल्ड पे दिखाई देगा। आगे हम देखते हैं इजराइल क्यों फेमस है। इजराइल को देखें तो इजराइल की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इजराइल को अगर हम देखें भाई तो इजराइल जो है इजराइल की रक्षा खुफिया एजेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा फेमस है इस समय पे, है ना। इजराइल अपनी मजबूत रक्षा शक्ति, तकनीकी और औद्योगिकरण, तकनीकी औद्योगिकरण, कृषि विकास के माध्यम से वैश्विक राजनीति में एक नई ऊंचाई बना पा रहा है। इजराइल आपको पता है एक ज्यूस कंट्री यानी कि यहूदी राष्ट्र है। कौन सा देश है वो? एक यहूदी राष्ट्र है जो कि 1948 में बना था। मैंने बताया था आपको शुरू के अंदर इसके बारे में। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर भाई तो इजराइल अर्थव्यवस्था एक सुविकसित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है जो तकनीकी रूप से उन्नत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इसके पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टार्टअप उद्यम है, यानी कि सबसे बड़े स्टार्टअप होता है, यानी कि जो बिजनेस स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऐसे हम लोग। ठीक है, तो अमेरिका के बाद अगर आप देखोगे तो इजराइल सेकंड नंबर पे आता है स्टार्टअप के मामले में। ठीक है, तो इजराइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके बारे में? चाइना के बारे में। ठीक है, हम लोग चीन के बारे में देखते हैं हमारी आगे कि भाई चीन की आर्थिक नीति क्या है। चीन को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चीन के बारे में समझे तो चीन जो है 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, सभी को पता है इसके बारे में। चीन ने शुरुआती दौर में आपको पता है साम्यवाद का साथ दिया था, उसने साम्यवाद को अपनाया, लेकिन 1972 आते आते उसने देखा कि भाई हमारा साम्यवाद से विकास नहीं हो रहा है, तो उसने साम्यवाद को छोड़ा नहीं, बिना सोवियत संघ को बताए उसने अमेरिका से हाथ मिलाया 1972 में, और 1973 में उसने 4 चीजों का मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण किया। और 4 चीजों का आधुनिकीकरण करने का मतलब होता है कि इन 4 चीजों पर जो चीजें अमेरिका यूज कर रहा है, इन 4 जगहों पर यानी 4 चीजों को कौन सी मैं बता दूं, कृषि, सेना, उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन 4 चीजों पर उसने आधुनिकीकरण किया। इन 4 चीजों पर जो चीजें अमेरिका यूज जैसे कर रहा है वैसे ये भी चीन भी यूज करने लगा। चीन को लगा शायद से क्या हो जाएगा, जैसे अमेरिका डेवलप हो रहा है, क्या पता मैं भी डेवलप हो जाऊं। लेकिन मैंने एक बार कई बार बोलता हूं मैं चीज को, मान लो मैंने आईफोन ले लिया और सिर्फ मैं हरा बटन वाला बटन दबा रहा हूं, तो फायदा क्या भाई इतना महंगा फोन लेने का जब मैं उसका यूज ही नहीं कर पा रहा हूं। तो चीजें क्या होती है, आप ले तो लो लेकिन उसको यूज करना भी तो यूटिलाइजेशन तो अच्छा आपको, अगर आपको यूटिलाइजेशन नहीं आ रहा है, आपको प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो आपके लिए वो लाखों की चीज भी क्या हो गई, व्यर्थ हो जाएगी। वो तो आपके फायदे की चीज ही नहीं है फिर तो, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया बच्चे, मैंने यहाँ पर चीन ने क्या करा भाई 1973 में चीन के नेता थे चाओ एनलाई, उन्होंने 4 चीजों का आधुनिकीकरण कर दिया, कृषि का, उद्योग का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सेना का। ठीक है, जिससे क्या हुआ देखने को मिला, उसको लगा शायद आप अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया अभी, आप चीज खरीद तो सकते हो लेकिन अगर आपको यूटिलाइज नहीं आता तो आप डेवलप नहीं हो पाओगे, आपके लिए वो चीज काम की नहीं है फिर। तो ऐसे ही हुआ, चीन ने ले तो लिया, अमेरिका की होड़ तो नहीं, अमेरिका की तरह वो काम तो करने लगा, आधुनिकीकरण कर तो दिया उसने, लेकिन कुछ समय बाद देखा चीन वहीं का वहीं टिका हुआ है, अमेरिका और विकसित हो गया। चीन को लगा हमारा वैसे भी काम नहीं बन रहा, तो ऐसे में 1978 में चीन के नेता बने देंग शाओपिंग, उन्होंने खुले द्वार की नीति को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया उन्होंने? ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि खुले द्वार की नीति, जिससे बेसिकली हम लोग बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। 90 ध्यान रखना, विश्व में सबसे पहली बार एफडीआई आने वाला देश चाइना था। अच्छा, एफडीआई होता है क्या, एक बार ध्यान समझ लो। इसमें क्या होता है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर आती हैं, हमारे लैंड पर क्या करती हैं भैया, अपनी कंपनियां लगाती हैं, एवं उसके क्या करती है, वो हम लोग को क्या देती है भाई, जो हमारा जो लैंड यूज करेगी उसको वो लीज पे लेती है, मिनिमम 40 इयर्स, मैक्सिमम 90 इयर्स, यानी कि अगर 40 साल के लीज पे लेगी तो 40 साल का किराया इकट्ठा देना पड़ेगा, यानी कि 40 साल का किराया सरकार को इकट्ठा देना पड़ेगा। कौन देगा? वो कंपनी का मालिक देगा। और मान लो 40 साल या 90 साल का किराया अगर इकट्ठा मिलता है सरकार को, सरकार के लिए कितना फायदेमंद हो जाएगा वो तो,
होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ऐसे करने वाला पहला देश विश्व का कौन बना? चाइना बना, कि जिसने इंटरनेशनल मार्केट में अनाउंस कर दिया, ना तो भाई मैं पूंजीवादी हूं और ना ही मैं साम्यवादी हूं, मैं एक स्वतंत्र देश हूं, जिस किसी को भी मुझसे व्यापार करना है मेरे देश में आकर के वो भाई क्या कर सकता है? ट्रेड कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या हुआ भैया, इतनी बड़ी मार्केट को देखते हुए विदेशी कंपनियां भैया आकर्षित हुई, और जब वो आकर्षित हुई तो क्या हुआ, विदेशी बहुत सारी कंपनियां चाइना की तरफ क्या हुआ, चाइना की तरफ मूव करी। जब चीन की तरफ वो मूव हुई यानी चीन की तरफ जब आने लगी, बहुत से विदेशी कंपनियां चीन में जब आई, तो फाइनली 1978 के बाद से चीन का जो है दिन बदल गए और चीन का विकास होना शुरू हो गया। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर आता है 1 नंबर में, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन की अर्थव्यवस्था का विकास कब से होना शुरू हुआ, तो आप क्या लिखोगे? 1978 के बाद से चीनी अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हुआ, जब उसने खुले द्वार की नीति को बढ़ावा दिया। आगे हम तो देखिए, तो भाई खुले द्वार की नीति से विकास हुआ उसको, ठीक है, खुले द्वार की नीति से क्या हुआ भाई, उसने पूंजी का निवेश किया, ठीक है, उच्च उत्पादन हुए, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी आई, ठीक है। उसके बाद 1982 में क्या करा उसने? कृषि का निजीकरण किया, और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया, जिसके बाद से क्या हो गया भैया, चीन का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और चीन की अर्थव्यवस्था का विकास होना शुरू हो गया। और आज आप देख ही लो, चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकसित है। आई होप कि मेरे बच्चे आपको ये राष्ट्रवाद टॉपिक समझ में आया हो, जिसके अंदर हमने भारत के बारे में पढ़ा, रूस के बारे में पढ़ा, इजराइल के बारे में पढ़ा और चीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया है तो बच्चे सबसे पहले टॉपिक यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय। हेलो एवरीवन, दिस साइड एपी, वेलकम बैक टू ज्ञान प्रसार। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आगे का राष्ट्र के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जापान और इसके बारे में साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। जो भी बच्चे इस टॉपिक पे, जो भी बच्चा इस वीडियो पे नया हो, सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन वीडियो की पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट करे बेटा हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम देखें भाई जापान के बारे में, तो आपको सबको पता होगा कि जापान एक ऐसा देश है पूरे विश्व के अंदर जिसने परमाणु बम की विभीषिका झेली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप सबको पता है इसके बारे में। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से। ठीक है, जापान जो है एशिया के पूर्व में स्थित है। कहां पे स्थित है? पूर्व में स्थित है, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व के अंदर क्या झेली? परमाणु बम की विभीषिका झेली। अच्छा, टॉपिक हमें पढ़ना है कि जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे दिख रहा है भाई, ये समझिए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, एक ऐसा देश जिसके ऊपर वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम गिरा हो, जिसने परमाणु बम की विभीषिका झेली हो, और वो देश एक न्यू सेंटर यानी कि आप देख सकते हो कि एक नए पावर के सेंटर यानी कि एक नए पावर के रूप में निकलकर सामने आ रहा है, शक्ति का एक नया केंद्र निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हो पा रहा है वो हमें देखना है। कौन कौन से पॉइंट है, मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट हमें समझ लें कि ऐसे कौन सी चीज जो उसको सत्ता का नया केंद्र बना रही है। सबसे पहली चीज है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत कम है, ये हमको पता ही है, इसलिए वो अधिकतर कच्चे माल क्या करता है? आयात करता है, इंपोर्ट करता है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। जापान के पास क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन बनाने की क्षमता है। ठीक है, और उच्च प्रौद्योगिकी बनाने की जो उत्पादन जो बनाता है उसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि आपको पता होगा सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, ठीक है, ऐसे कई ब्रांड हो रहे हैं जो क्या करते हैं जापान के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। सबसे अच्छी बात, जापान G7 का मेंबर भी है। आपको पता होगा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था देश जो ग्रुप 7 है, मैंने आपको बताया था G20 के अंदर करंट अफेयर्स की अगर वीडियो देखोगे तो उसमें था घर से। ठीक है, तो उसमें मैंने वीडियो बना रखी है ये वाली, तो उसमें G7 के देशों में सबसे पहले G7 G8 था, क्योंकि उसमें रशिया शामिल था, रूस निकल गया है, इसलिए उसमें कितने 7 है, उसमें कितने 7 देश है, जिसे क्या बोलते हैं? G7 बोलते हैं। तो G7 के देश जो है उसका सदस्य है कौन? जापान, यानी कि एशिया का एकमात्र देश है वो जो कि G7 के अंदर शामिल है। जनसंख्या के लिहाज से देखिए तो 11वां स्थान है उसको विश्व के अंदर। और यूएनए के बजट में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अगर बजट के लिहाज से देखोगे तो आप, तो दूसरे नंबर पर आता है जापान। पहले नंबर में आपको पता ही है सबसे ज्यादा डोनेशन कौन करता है, डोनेट कौन करता है? यूएसए करता है। और सेकंड नंबर पे कौन है? जापान है। सैन्य में यानी कि सेना पे खर्च करने की बात करो तो उसमें भी नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। और उसके बाद अगर हम जापान की बात करें तो जापान का स्थान कौन सा है इसके अंदर? 7वां स्थान है।
ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, जापान के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में। अगर हम कोरिया की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर दूसरे विश्व युद्ध का अंत अगर आप देखो तो उसके अंत में क्या हुआ कि जो कोरिया था उसे दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो कोरिया बना रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एक बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है उसे बोलते हैं साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो बोलते हैं नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया। ठीक है, अगर हम देखें तो भाई जो कोरिया यानी कि जो साउथ कोरिया कहां पे स्थित है, भैया जो कोरिया एशिया के अंदर स्थित है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी देखो तो सियोल है। कौन सी है, सियोल है। दक्षिण कोरिया के अंदर कैसी क्या चीजें हैं कि भाई जो सत्ता का नए केंद्र के रूप में वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, उसके भी कुछ पॉइंट लिखे हमने, देखते हैं करके कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो दक्षिण कोरिया को एक पावरफुल कंट्री के रूप में दिखा रहा है विश्व के अंदर। सर पहली बात देखो 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य अगर आप देखो, ठीक है, 1960 से 1980 के दशक तक, यानी कि अगर दशक की बात करें, दशक में 10 साल होता है बेटा। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल। 80 के दशक की अगर बात करूं तो 80 का दशक कब से शुरू हो जाएगा, 80 से, यानी कि 80 से 80 के 80 80 83 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 तक रहेगा। 89 के बाद कौन सा डिकेड चालू हो जाएगा, डिकेड ऑफ 90, यानी कि 90 का दशक चालू हो जाएगा। तो कब तक रहेगा, 99 तक रहेगा। बस समझ रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1980 के दशक के 20 तक, यानी कि 80 के दशक से लेकर के 60 के दशक से लेकर के 80 के दशक के बीच में अगर देखें तो दक्षिण कोरिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बहुत तेजी से उसकी आर्थिक शक्ति का विकास हुआ। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की बात करूं तो दक्षिण कोरिया उच्च मानव विकास, यानी कि जो उसका ह्यूमन यानी कि जो उसका डेवलपमेंट है उसके लिए, यानी कि जो उच्च मानव विकास के लिए जो जिम्मेदार प्रमुख कारक है वो कौन कौन से उसे समझते हैं हम लोग। पहली चीज है सफल भूमि सुधार। वहां पे जो सफल भूमि सुधार जो कार्यक्रम उसका वो हुई। ठीक है, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास क्या, देखो जो देश ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर देगा वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि हमारा देश क्या ग्रामों का समूह है ना। अगर हम लोग बेसिकली अगर हम नीचे से लेके चले, अगर हम ग्रामों से लेके चले तो भैया अगर आप एक ग्राम का, अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास करोगे तो ऑटोमेटिकली जिले का विकास होगा, जिले से लेकर के राज्य का विकास होगा, राज्य से प्रदेश का विकास होगा। पसंद नहीं तो यानी कि महात्मा गांधी जी ने एक बात को बोला था इसके अंदर कि हमारा देश क्या है, ग्रामों का समूह है, हमें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर कौन चला, साउथ कोरिया चला, और साउथ कोरिया ने क्या करा भाई, ग्रामीण विकास को बहुत तेजी से डेवलप किया अपना। ठीक है, व्यापक मानव संसाधन है वहां पर। ठीक है ना, जो कि यानी कि 3-4 चीजें हैं जो क्या करती है उसके मानव विकास में, यानी कि उसके जो उसका जो मानव विकास, उच्च मानव विकास है उसमें ये चीजें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैन्य व्यय। सैन्य व्यय का मतलब क्या होता है, सेना पर खर्च करने वाला पैसा। सैन्य व्यय के मामले में अगर हम देखें, सेना पे खर्च करने के हिसाब से अगर हम देखें तो दक्षिण कोरिया का विश्व के अंदर 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, विश्व के अंदर 10वां स्थान है इसका भैया, किसके अंदर, सैन्य व्यय के अंदर। और अगर जापान को देखोगे तो जापान का विश्व के अंदर 7वां स्थान है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना। अगर मैच देखें हम लोग, दक्षिण कोरिया हाई टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसकी कौन कौन से ब्रांड है इंडिया में चल रहे हैं, एक सैमसंग, एक एलजी और भी बहुत सारे ब्रांड है वैसे तो। ठीक है ना, जब आप देखोगे तो क्या है भाई, भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। आई होप कि मेरे बच्चे आपको जापान और कोरिया के बारे में से समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।